डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। मतलब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं बट दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। मतलब हम वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर करके रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे आता है, कहाँ आता है, और सबसे मेन चीज़ क्योंकि रिफ्रैक्शन है इट मीन्स हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ वेरीफाई करने होंगे, बट दैट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कैसे है। तो बेटा जी हमने क्या किया है, एक्स वाई एक प्लेन सरफेस लिया है जिसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। बेटा ऊपर रेयर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c1 है, नीचे डेंसर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c2 है। मैं इसको रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा इस मीडियम के थ्रू, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सरफेस के थ्रू क्या होने वाला है बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। और इससे इधर सारा ये जो है डेंसर मीडियम है और ये ऊपर जो है रेयर मीडियम है। अब हमने मान लिया कि भैया एक प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई पे इस तरह से आके इंसिडेंट हो गया। क्लियर है, ये हमने मान लिया कि ये प्लेन वेव फ्रंट है विच इंसिडेंट्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। इसको नाम रख दें अगर हम, दैट इज ए बी। इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है जी, ये इतना सा हमने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अगर ये वेव फ्रंट है बेटा और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये जो हुआ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब आपको ये समझना होगा कि भैया ये जो एक्स वाई है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस एक्ट्स लाइक नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये बात ध्यान देनी है। तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है कि जैसे कि ये ए बी एक वेव फ्रंट है, इट मीन्स रेज यहाँ पे आ रही होंगी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ओनली देन दिस ए बी इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, तभी बना होगा ना, क्योंकि बिना रेज के तो वेव फ्रंट कैसे बन जाएगा, नहीं बन सकता, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। रेज कंप्राइज द वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स जो रेज हैं वो यहाँ पे ए बी पे आ रही हैं, बट ये ध्यान देना है रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे समझाने के लिए तीन रेज ले ली। ठीक है बेटा, तीन रेज ली, तो मैं इसको बी को थोड़ा अगर इधर लिख दूं तो एक रे ये है विच इज मेकिंग 90 डिग्री टू द वेव फ्रंट ए बी, और एक रे ये है दिस इज ऑल्सो मेकिंग 90 डिग्री टू द वेव फ्रंट, और एक रे ये है। अब ध्यान देने वाली जो बात है, ये तीनों जो रेज हैं तीनों जो है आपस में क्या है, पैरेलल हैं बेटा, एंड तीनों इस प्लेन वेव फ्रंट पे क्या 90 डिग्री, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है कि रेज जो होती हैं एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट बेटा। ठीक है, ऑन द वेव फ्रंट रेज जो होती हैं हमेशा परपेंडिकुलर मिलेंगी, ये ध्यान देना है आपने। तो इसको मैंने नंबर किया, दैट इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। क्लियर, ये तो स्टार्टिंग है। अब इसके बाद हमें पोजीशन निकालनी है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की। जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनका पाथ मैं फर्दर डिस्कस करूं उससे पहले ज़रा ध्यान देना बेटा, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्शन डिस्कस करना है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करने हैं मुझे। तो बेटा इन मीडियम्स में स्पीड के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, मतलब म्यू जो है वो क्या होगा, दैट इज C1/C2। इसको नंबर 1 दे दें। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देनी है, मैथमेटिकल पार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले ये बात ध्यान देनी है आपने। देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर, जिसे मैं म्यू लिख रहा हूँ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्या है C1/C2, और इसको नंबर देना है आपने 1। अब बात करते हैं फर्दर इनकी प्रोपेगेशन की। क्या होता है बेटा, ये जो रे 3 है, अगर मैं मान
देखो ये मीडियम, ये इसमें ट्रैवल करना है इसने, ठीक है, रे 3 ने। तो अगर मैं इसका पाथ प्रोपेगेट करूं और ये मैं मान लूं कि टी सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जो ये इंटरफेस है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उस पर किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है, तो वो पॉइंट है बेटा ए डैश। तो बेटा बी से ए डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ की जो स्पीड है, मतलब इस मीडियम में, वो क्या है बेटा c1, और टाइम क्या मान रहा हूँ मैं, दैट इज t। ये चीज़ याद रखनी है। इट मीन्स बी ए डैश इज इक्वल टू c1 इंटू टी। ये रे तो सीधा चलते हुए यहाँ पे आके हिट कर गई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या है, अगर मैं फर्स्ट रे को देखूं तो बेटा ये तो यहाँ पे ही आ रही है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इट मीन्स इसके बाद ये दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, डेंसर। तो ये क्या करेगी, दिस रे 1 विल बी प्रोपेगेटिंग विद इन द सेकेंड मीडियम। बट ध्यान देना बेटा, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, जबकि यहाँ पे 3 रे के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक देयर इज़ नो चेंज इन मीडियम। तो वो स्ट्रेट वे आती गई और ए डैश पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया उसने ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। क्लियर। अब इसकी अगर बात करें तो बेटा ये कैसे चलेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है बेटा, तो बेंडिंग विल बी देयर। बट अगर मैं सेम टाइम को ध्यान दूं कि अगर टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया है, तो टी टाइम में ये जो रे है, जो फर्स्ट रे है, ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालने पहले, ठीक है बेटा। तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, c2 इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है c2 और टाइम t है, और मुझे ये भी पता है कि c2t इज लेस देन c1t। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना है c1 ज़्यादा है और c2 क्या है, कम है, ये ध्यान देना है। और इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ दैट इज ए बी डैश। अब बी डैश तो कहीं दिख नहीं रहा, इट मीन्स ये जो c2t डिस्टेंस आने वाला है दैट विल बी गिविंग अस द बी डैश पॉइंट, उसको मैं बी डैश बोलूँगा, बट वो आएगा कैसे, ठीक है। तो क्या करना है आपने, डिस्टेंस पता लग गया आपको c2 इंटू टी, इस ए पॉइंट को आपने क्या मानना है, सेंटर मानना है, ठीक है जी। ए पॉइंट को सेंटर मान लो और c2t को रेडियस मान के एक आर्क लगा दो बेटा, ठीक है जी। इस तरह से आर्क लगा दी। अब इस आर्क पे ये पॉइंट भी c2t डिस्टेंस पे फ्रॉम ए, ये भी c2 इंटू टी डिस्टेंस पे है, ये टू भी c2 इंटू टी डिस्टेंस पे, ये भी, मतलब ऑल द पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ c2 इंटू टी फ्रॉम पॉइंट ए। तो वो एग्जैक्ट बी डैश पॉइंट होगा कौन सा, तो बेटा जरा ध्यान से देखें, मुझे क्या करना होगा उसके लिए, ए डैश से एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना होगा टू द आर्क, और वो टेंजेंट प्लेन जिस भी पॉइंट पे टच करेगा आर्क पे, दैट विल बी बी डैश। तो देखो बेटा कैसे आता है, अब आपके पास ये क्लियर आ गया, टेंजेंट प्लेन प्लॉट किया तो बी डैश, ठीक है बेटा। ध्यान देना, ये मैं इसको प्लेन बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मतलब प्लेन, ये भी एक प्लेन है, आपको एक लाइन की तरह दिखाई दे रहा है बेसिकली वेव फ्रंट, ठीक है। क्लियर। ये चीज़ें ध्यान देनी, आपने 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है इसको। अब ये रे जो ए पॉइंट पे थी, अब इस मीडियम में वो ए से बी डैश पे स्ट्रेट चली जाएगी। हालांकि देखो बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है, क्लियर है। देखो आई थी ऐसे, बट मीडियम 2 में जा रही है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है, दोबारा बता रहा हूँ, आई थी ऐसे बट जा रही है ऐसे, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, बेंडिंग हो गई, रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आई बेटा। अब ध्यान क्या देना है, अगर ये 3 थी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर मेरे को 3 डैश मिलेगी, रिफ्रैक्टेड रे तो चाहिए ना बेटा। ऐसे ये 1 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे 1 डैश भी चाहिए होगा। तो ज़रा आप ध्यान दें बेटा, क्या करना है, यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। इस मीडियम में ये जो रे 1 है ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो इसके बाद देयर इज़ नो चेंज इन मीडियम, तो ये क्या करेगी, ये स्ट्रेट वे ऐसे ही चलेगी बेटा, ठीक है। और इसको नाम दे दिया हमने 1 डैश। क्लियर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने बाकी दोनों रेज जो हैं, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 डैश मिलेगी, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 डैश मिलेगी,
उनको आपने प्लॉट करना है, क्योंकि जैसे यहाँ 1 2 3 आपस में पैरेलल हैं, इन द सेम वे यहाँ भी 1 डैश 2 डैश 3 डैश क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होनी चाहिए। तो 1 डैश आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब 3 डैश की अगर बात करें तो 3 डैश आपने इसी तरह से प्लॉट करनी है कि वो इसके क्या हो बेटा, पैरेलल हो, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर भी हो, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान देना है बेटा जी, इसके आपस में ये पैरेलल हो और इनके क्या हो, परपेंडिकुलर, क्योंकि रे जो होती हैं एट 90 डिग्री टू द वेव फ्रंट बेटा। सो दिस इज 3 डैश, क्लियर। और ये जो हुआ हमारे पास, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप चेक कर सकते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू आर, क्लियरली दिख रहा है मुझे। रिफ्लेक्शन में होता है आई इज इक्वल टू आर, बट इन रिफ्रैक्शन देर इज नो इक्विवेलेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अब हम अगर आगे चलें तो बेटा इसको मैं ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कब बोलूँगा, ठीक है। इसको मैं सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकता हूँ, बट क्योंकि रिफ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोल रहा हूँ। और इसको ट्रू कब बोल सकता हूँ, जब मैं इस सेकंड रे के पाथ को डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद वी कैन से इट दैट इट इज़ द ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बेटा, क्लियर। तो देखो अब जब ये रे टू जो है डी पॉइंट से चलेगी ऐसे इस मीडियम में, तो स्ट्रेट वे चलेगी, देर इज नो चेंज इन इट्स मीडियम, लो जी। तो उसने रिफ्रैक्टिव सरफेस पे पी पॉइंट पे स्ट्राइक किया बेटा। अब फिर दोबारा, अब पी है तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर में क्या होगा, बेंड कर जाएगी, ठीक है बेटा। तो और ये भी याद रखना है आपने, जैसे हमें पता होता है रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कराना है आपने इसको। जैसे ये बेंड हुआ है तो बेटा जी लो जी, ठीक है, ये आ गया और इसी को अब आप आगे आगे बढ़ा देंगे। सो दिस इज 2 डैश और ये जो पॉइंट आया हमारे पास दैट इज डी डैश। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस पे ध्यान से सुनना जरा, देखो टी टाइम में रे बी से ए डैश पे पहुंची, ठीक है जी। टी टाइम में ही रे ए से बी डैश पे पहुंची, देखो, बट डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस बी ए डैश और ये डिस्टेंस ए बी डैश आर नॉट इक्वल, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, क्यों, बिकॉज देयर इज चेंज इन मीडियम। और ऐसे ही टी टाइम में रे जो है डी पॉइंट से होते पी पे गई और पी से आगे डी डैश तक गई बेटा। अब आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश को देख सकते हैं, तीनों पैरेलल हैं और वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश की क्या है, परपेंडिकुलर। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज द ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश इज द ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बेटा। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, 1 2 एंड 3। इसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इन ट्राइंगल ए डैश ए बी, इन ट्राइंगल ए डैश ए बी, तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई निकालते हैं बेटा, ठीक है। अब एंगल ये रहा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस है और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये रे है और ये वेव फ्रंट है, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ये 90 डिग्री हुआ। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से भी पता लग जाएगा, ये साइन आई अगर अब निकालेंगे, अब परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, ठीक है। तो साइन आई क्या होगा, ए डैश बी बाई ए डैश, क्लियर है। अगर यहाँ से हम वैल्यू डालें ए डैश बी की, तो बेटा जी ये रहा C1T डिवाइडेड बाई ए डैश, इसको नंबर दे दिया हमने 4, क्लियर है। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश की अगर बात करें, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, तो ये रहा आर, फिर यहाँ पे भी ये रे है परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, 90 के सामने वाली
हाइपोटेन्यूज होती है, नहीं तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये सामने वाला फिर क्या हो जाएगा, बेस के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेटा। या ये बेस्ट तरीका है, आप 90 डिग्री के सामने एकदम हमेशा याद रखें 90 डिग्री, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो साइन आर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए डैश। दोनों की अगर वैल्यू डाली जाए, ए डैश तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है अभी, इंटरफेस की लेंथ क्या है, सो ए बी डैश हमें पता है, दैट इज C2 इंटू टी डिवाइडेड बाई ए डैश। इसको नंबर दे देते हैं 5 बेटा। अब देखो मुझे पता है म्यू फ्रॉम 1 दैट इज C1/C2, बट म्यू मुझे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू हमें क्या पता होता है स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दैट ऑल्सो गिव्स अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम वो यहाँ लगाने वाले हैं, साइन आई बाई साइन आर करेंगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है बेटा। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स, तो क्या होगा बेटा, 4 हमें पता था साइन आई इज इक्वल टू C1t डिवाइडेड बाई ए डैश, और 5 था साइन आर इज इक्वल टू C2t डिवाइडेड बाई ए डैश। तो जब डिवाइड करते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो बेटा C1t ए डैश डिवाइडेड बाई C2t ए डैश, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये t से t कट जाएगा, C1/C2, और ये क्या आ गया, म्यू आ गया। तो बेटा जी सो फ्रॉम 6 हमें दोबारा फिर क्या मिल जाता है, देखो स्नेल्स लॉ से C1/C2, ठीक है, और जब C1/C2 है 1 को यूज़ करेंगे, C1/C2 क्या है, दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है बेटा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये C1/C2 आ गया, इसको 6 मान लो, ठीक है, सो फ्रॉम 1 C1/C2 इज इक्वल टू क्या है, म्यू है, ठीक है। सो इसलिए साइन आई बाई साइन आर क्या आ गया आपके पास, म्यू आ गया, वेरिफिकेशन हो गया बेटा, ठीक है जी। ये स्नेल्स लॉ हो गया, दिस इज द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन बेसिकली, ये पहला लॉ हो गया बेटा। अब दूसरा लॉ सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसको थ्योरेटिकली ही समझा जा सकता है। वो कहता है ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रे की बात कर रहा हूँ मैं, वेव फ्रंट की नहीं, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है जी, और इस इंटरफेस पे कोई भी नॉर्मल बना लो, चाहे आप इस ए पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट कर लो, ठीक है जी, नॉर्मल बनाना है तो ऐसे बना लो, ठीक है, थ्रू आउट, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल जब इंसिडेंस होता है रिफ्रैक्शन नहीं होती, चाहे आप ए डैश पॉइंट पे बना लो, चाहे पी पे बना लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है बेटा जी। ये पॉइंट ए है, पर ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये रे बेटा, ठीक है। अब चाहो तो इस पे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे भी नॉर्मल तो है ना बेटा, ठीक है। ये लास्ट में ध्यान देना है बस, अदरवाइज इसका कोई यूसेज नहीं है, सिर्फ ये पता लगाने में हमें हेल्प कर रहा है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, या मैं बोलूँ इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तीनों ही जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जब वो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। इट मीन्स रेज क्या होंगी, दे विल बी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सिंपल लॉजिक लगाना है, क्योंकि रेज और वेव फ्रंट में आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। अगर वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो रेज क्या होंगी, इन द प्लेन होंगी, सिंपल। तो इस तरह से दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई हो जाते हैं बेटा। आपने पढ़ना है ध्यान से। आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।